चाय की दुकान है ना, और कुछ भी नहीं है ऐसे, मतलब कुछ व्यवस्था ऐसे नहीं है कि जो मतलब हम उठ सकेंगे ना। कमर ऐसे टूट गया कि जो मतलब कुछ नहीं बचा। उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हैं, करते करते हमारे कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं बच्चों के पास आज तकलीफ रह दिया है। ये हमारे भैया हैं, हमारे भाभी हैं, ये हमारा पूरा परिवार है। अगर किसी को मिले तो आप इस पते में हमें सूचित करिए। ये मेरी माता जी हैं, इनकी कहीं खबर मिले या फिर पता चले तो एक बार बताने का कष्ट करें। जल्दी से लेकर आओ। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तराखंड में कुदरत के कहर को आज 10 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान एजेंडा में हमने इस हादसे के हर पहलू की चर्चा कर ली है। लेकिन सवाल है कि हमारा देश हादसों का आदी क्यों हो गया है? हमारे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए अभ्यस्त क्यों हैं? उत्तराखंड की सरकार कहती है कि पर्यटन ही उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में सैलानियों के जान माल की रक्षा भी उसकी जिम्मेदारी है, वो भी तब जब उत्तराखंड के कठिन हालात का अंदाजा सबको है। सरकार के लिए यह आपदा एक सबक भी हो सकती है। और एजेंडा के 5 सवाल हैं। उत्तराखंड की इतनी बड़ी त्रासदी से क्या कोई सबक लेंगे हम? ऐसी त्रासदी से निपटने के इंतजाम पहले से क्यों नहीं होते? तीसरा सवाल, क्या उत्तराखंड के पर्यावरण और प्राकृतिक हालात से सरकार बेखबर है? क्या उत्तराखंड सरकार ने जानते बूझते तीर्थयात्रियों की जान खतरे में डाली? और 5वां और आखिरी सवाल, अहम सवाल, क्या उत्तराखंड में हुई भारी संख्या में मौत के लिए उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है? दरअसल हमारा जो देश है वो हादसों का भी देश है और आशंकाओं के बावजूद हम हादसे टाल नहीं पाते हैं, हादसों को रोक नहीं पाते। और हमारा आज का एजेंडा साफ है, उत्तराखंड की आपदा के अनुभव से सबक ले सरकार। और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने इस आपदा का दर्द झेला है। मेरठ से हमारे साथ हैं सुनील शर्मा, जिन्होंने इस आपदा में अपने बेटे और बेटी को गवा दिया, मरते हुए देखा सामने, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, वापस लौटना पड़ा। सूरत से जुड़ेंगे अल्पेश सुजित्रा, जिनकी अब मां इस दुनिया में नहीं रही। जयपुर में हैं आशीष मित्तल साहब, जिनके माता पिता लापता हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ हैं स्वाति और अतुल नौटियाल, इनके भाई की मौत हो गई है और पिता समेत परिवार के कई सदस्य अब भी गायब हैं, इन्हें तलाश है उनकी। मेरे साथ हैं संजय प्रताप और परमवीर सिंह, जो जैसे तैसे अपनी जान वहां से बचाकर लौटे हैं। और यहां पर श्वेता, आपसे और मैं अतुल से अगर शुरुआत करूं, क्या हुआ जब आप वहां थे? तारीख समेत अगर आप बताएं, हुआ क्या, कैसे हुआ? हम 16 तारीख 15 रात को वहाँ पे पहुंचे थे। गढ़वाल मंडल जो रामबाना था, जो मेन एरिया था जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा थी। एंड 16 संडे को 4-5 बजे के करीब ये पता चला कि पानी आ रहा है, सारे लोग बैग पैक करके आगे निकलो टूवर्ड्स केदारनाथ वाले रूट पे। जैसे ही बोला सारे लोग उस तरफ निकलने लग गए। फिर पता चला कि उधर भी पानी आने लग गया, जहाँ पे हम खड़े थे ऊपर। हम और ऊपर गए, फिर वहां पर भी पानी रहा। फिर पहाड़ों में तब तक बरसात शुरू नहीं हुई? बरसात चल रही थी, रुक रुक कर हो रही थी, वो मूसलाधार बरसात नहीं हुई। 15 तारीख से बारिश लगातार कंटिन्यूस हो रही थी जी। एंड फिर पहाड़ों में चढ़ने लगे, जब देखा कि पूरे जितने मकान, जितने होटल है, उनके ऊपर पानी वो टूट रहे हैं। फिर पहाड़ों में हम चढ़ने शुरू हो गए। फिर उसके बाद पता चला कि मतलब थोड़ा 6:30-7 बजे प्रशासन ने, किसी ने ये नहीं बताया कि हालात बहुत खतरनाक कुछ हो नहीं सकते हैं कि भाई रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, आगे मत बढ़िए? आप तो आगे बढ़ते चले गए। प्रशासन का, पुलिस का एक भी ऑफिसर या एक भी इंस्पेक्टर या कांस्टेबल, जो भी बोलो अधिकारी, कोई वहाँ पर नहीं था। साथ में आपके भाई भी थे, संकेत जो दुनिया 8 लोग थे टोटल, और हम 3 बच के आए हैं। 5 ब्रदर तो नहीं रहे मेरे, बाकियों का पता नहीं कहाँ पर है वो। बाकियों का कुछ मालूम नहीं। फंसे कैसे, कहाँ फंसे? रामबाना में ही फंसे।
तो मेन हॉल्ट एरिया था रामबाड़ा। तो वहाँ पर कहाँ पर आप शरण ले रहे? गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस है, JMB गेस्ट हाउस में थे? हाँ जी। उधर थे। तो मॉर्निंग से ही वहाँ के मैनेजर कह रहे थे कि स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो हम लोग सोच रहे थे ऐसे ही डरा रहे हैं कि और गेस्टों को नहीं आने दे, क्योंकि केदारनाथ से जो आ रहे थे ऊपर से लोग वो भी वहीं ठहर रहे थे और नीचे से जो गौरीकुंड से आ रहे थे वो भी वहीं ठहर रहे थे। बट हमने सोचा कि ये ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब हमने देखा कि पीछे हमारे मंदाकिनी नदी का पानी बिल्कुल काला होता गया, पत्थर ही पत्थर, बड़े बड़े पत्थर के ऊपर से पानी ऐसे आ रहा, उफान, नदी इतनी उफान में थी कि हम देखते ही डर गए। फिर उन्होंने, मैनेजर ने बोला कि आप लोग सेफ जगह आप ऊपर चले जाओ। तो हम रोड की तरफ ऊपर जाते गए। गेस्ट हाउस से आपको कहा कि नहीं आप ऊपर की तरफ चले जाओ। टी स्टॉल्स हैं, काफी शॉप्स हैं, छोटी मोटी जो टी स्टॉल्स होती है, वहां पर चले जाओ। फिर हम ऊपर चले, ऊपर की तरफ भी गए तो ऊपर से भी पानी गिर रहा था, जो इतना पानी था, नी तक लेवल में पानी था। कैसे करके हम ऊपर पहुंचे, तो ऊपर भी जाकर के लोगों ने कहा यहाँ पर भी सेफ नहीं है, यहाँ पूरा पानी आएगा। फिर हम पहाड़ में चढ़ गए, स्ट्रेट पहाड़, सीधे पहाड़ों में दोनों हाथों से चढ़े हम। जैसे आर्मी के जवानों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है वैसे ही हम गए, पेट के बल चलते हुए सीधा ऊपर गए। संकेत के साथ क्या हुआ, वो कैसे? मैं बताऊं, उसका लैंडस्लाइडिंग होनी शुरू हो गई दूसरे पहाड़ में, जहाँ पर से चट्टानें भी गिर रही थी, मिट्टी भी दरक रही आ रहा था। एंड उस रात को तो हमने, मतलब जैसे हम चढ़ गए ऊपर, कहीं हमारे पास ना टॉर्च थी ना कुछ, लोगों को देख के फिर हम किसी जगह रुक गए, मतलब पहाड़ों में। फिर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है पत्थर हमारे ऊपर आ रहे, फिर लोग ऊपर भाग रहे हैं अंधेरे में बिना किसी रोशनी के। फिर दूसरे दिन सुबह हुई तो हमने सोचा चलो हम बच गए सारे लोग। लेकिन दूसरे दिन जब हम पहाड़ से नीचे उतरने लगे तब मेरा ब्रदर ऊपर आ रहा था, तो वो मुझे दिखा। मैंने बोला क्या हुआ, तो उसको फैमिली का कुछ पता नहीं था, तो उसके भी पत्थर पीछे थोड़े लगे हुए थे। फिर उसको जो पत्थर लगे, थोड़ी बहुत वॉमिट तो हुई थी उसको, बट लेकिन जो ये है मंडे की बात, फिर मंडे को हम और ऊपर चढ़े, जो रामबाना के ऊपर एक गौरी चोटी कहते हैं, वहां तक पहुंचे। वहां पर एक दिन हमने निकाला। आपके पिता उस टाइम साथ थे कि वो? नहीं, फैमिली उस संडे को। उनका कुछ पता नहीं? किसी का नहीं, भाभी, 2 बच्चे, किसी का कुछ पता नहीं, सिर्फ ब्रदर दिख गया था हमें। ब्रदर के एक्सप्रेशन से यही लग रहा था कि उन्होंने कुछ देखा है, तभी वो हम लोगों को कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हमको सिर्फ ये बोला था कि मेरा जो बेटा है, छोटा मेरा भतीजा जो है, तो वो हमने किसी एक डॉक्टर फैमिली को दिया, क्योंकि हमसे चढ़ा जा नहीं रहा था। उन डॉक्टर फैमिली जो हमारे साथ JMB के गेस्ट हाउस में थी, तो उनको हमने दिया है, तो उसकी शायद से होप हो, बाकी किसी की होप नहीं है। फिर संकेत को क्या हुआ? फिर हम नीचे उतरे, गौरी चोटी में चढ़े हम। एक दिन हमने वहां पे कई लोगों के साथ रखे। फिर प्रशासन का कुछ, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हुआ नहीं, ना कोई रेस्क्यू। हमने सोचा कि आज बचे हैं, दूसरे दिन हमें कोई रेस्क्यू नहीं मिला। फिर हम नीचे उतरे, 11.5 घंटे हमें नीचे उतरने में लग गए। संकेत आपके साथ? हाँ, वो लेकिन बैठ के हमने बीच में नेपाली भी किए पिट्ठू, लेकिन नेपालियों ने भी मेरी वाइफ से पर्स, मोबाइल सब छीन लिया वहां पर। उन्होंने हमें गलत रास्ता, डायरेक्शन दिया। फिर हम जैसे करके मुश्किल से नीचे आए, तो नीचे फिर बारिश हो रही थी, फिर गीले हुए। ब्रदर का फिर बहुत ही ज्यादा हालत बुरी हुई उनकी। फिर मंडे इवनिंग, जो ट्यूसडे इवनिंग हो गई। फिर वेडनेसडे को वापस मैंने वाइफ को बोला कि रामबाना की पहाड़ी में एक मतलब कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो हमने सोचा कि वहां पर हेलीपैड बनेगा या फिर हेलीकॉप्टर आएगा जिसे एयरलिफ्ट करेंगे लोगों को। तो वाइफ और बच्चे को मैं ट्यूसडे को आफ्टरनून में छोड़। आपकी एक छोटी बच्ची भी थी आपके साथ? 3.5 साल। वो है अभी। और वो कैसे सर्वाइव किया उसने? वो भगवान, इतनी मुश्किल हालात तो नहीं है, भगवान तो है ही नहीं, भगवान कुछ है ही नहीं। भगवान के भरोसे नहीं बोल सकती कि मेरी बच्ची ने भगवान के भरोसे सरवाइव किया। वो तो उसकी किस्मत थी जो वो सरवाइव कर गई। अगर भगवान होते, नहीं पा रही थी? नहीं, एक आधा बिस्किट हो, कुछ पैकेट पड़ा हो तो वो ले लेती थी। बाकी वो कैसे सरवाइव कर रही थी वो ही जानती है। बट वो नॉर्मल है, वो टोटली फाइन है। उस टाइम भी ठीक थी और अभी भी ठीक है। आप क्यों कहती हैं श्वेता, ये गुस्सा है आपका, कह रही हैं कि भगवान नहीं है? गुस्सा और श्रद्धा हट गई है, क्योंकि हमने बहुत श्रद्धा से हर चीज की है भगवान के लिए, लेकिन अब वो सारी चीजें हट चुकी हैं, क्योंकि ये भगवान का ही कहर था जो हम आज ऐसी कंडीशन में इधर हैं। पर इंसान ने भी मदद नहीं किया? इंसान ने भी नहीं, गवर्नमेंट नहीं। मैं ये कहती हूँ कि एक दिन नेचर ने हमें मारा है, एक दिन, बाकी 5 दिन गवर्नमेंट ने मारी है, प्रशासन ने मारा है हमको, बाकी 5 दिन।
बट मेरा जो ब्रदर एक्सपायर है वो ठंड के मारे और भूख के मारे उसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो ठंड लगती जा रही थी, कोई गवर्नमेंट ने रेस्क्यू नहीं किया। इवन मेरा नहीं, मैंने कई लोगों को तड़पते कई लोगों को मरते देखा है, कई लाशें देखी हैं, इतनी बॉडियां देखी मैंने पहाड़ों में, एंड जिसका मैं बता नहीं सकता। जैसे कि इंसान नहीं होंगे, कोई जानवर पड़े होंगे, हजारों के। गवर्नमेंट तो कह रही है 800 500, पर मैं कहता हूं कम से कम 50,000 लोगों की डेथ हुई होगी, कम से कम मिनिमम, क्योंकि हजारों तो मेरे मतलब नंबर में वैसे काउंट कर सकता है, पहाड़ों से उतरते। पिता के बारे में अभी भी उम्मीद है, कायम है? नहीं, मुझे अपने नेफ्यू के बारे में थोड़ी उम्मीद है कि क्या पता वो बचा हो, बट कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी फोटो भी है हमारे पास, ये हमने रखी हुई है। इनके नाम और रिधिमन, इनका नाम रिधिमन नौटियाल है, ये मेरी धृति नौटियाल है जो है, एंड ये मेरे फादर SR नौटियाल, एंड ये मेरे भैया भाभी। और आप तो पहाड़ के रहने वाले हो, आप तो पहाड़ी इलाकों से वाकिफ है, तब आपके साथ इतनी मुसीबत आपको झेलनी पड़ी। एक आम आदमी जो पहाड़ों से वाकिफ नहीं है, श्रद्धा के चलते या घूमने फिरने चला गया, उसकी तो न जाने कितनी आफत आई होगी। हमने देखे हैं साथ में कि बहुत सारे लोग राजस्थान से थे, बहुत सारे लोग गुजरात से थे, आंध्रा से थे, उनकी हालत और खराब हो रही थी। 4 दिन तो हमने भी बहुत हिम्मत बांधी। मैंने भी अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, हमें सरवाइव करना है, बाकियों को सर्च करना है, सरवाइव करना है। लेकिन धीरे धीरे जब हम ये गवर्नमेंट का रवैया देख रहे थे तो लग नहीं रहा था कि कुछ भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम सरवाइव करें। वो तो लकीली थर्सडे को हमको रेस्क्यू किया। 8 o'clock मॉर्निंग में जब हेलीकॉप्टर आया, उसने बोला कि यहाँ से रोड साफ करो, यहाँ हेलीपैड मतलब H का सिग्नल बनाएंगे। तो फिर लोगों ने किया। तब 8 बजे से बोला हुआ हेलीकॉप्टर आया 2 बजे, और उस टाइम दिन में इतनी तेज धूप कि वहां पर लोगों की बहुत हालत खराब हो रही, क्योंकि कोई शेड कुछ नहीं था कि कहीं छांव में जाकर के बैठ सके। लेकिन तब भी लोग सरवाइव कर रहे थे कि अब आएगा हेलीकॉप्टर, कहीं हमें लेके नहीं जाए, हम आगे नहीं रहे तो हम लेके नहीं जाएंगे, पीछे छूट गए तो फिर वो छोड़ देंगे। हमें तब भी पॉसिबिलिटी नहीं थी थर्सडे को कि हम वापस आ जाएंगे। हम आपका गम समझ सकते हैं, हम सिर्फ आपका ढाढ़स बंधा सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी आवाज बन सकते हैं हम। आप ही जैसा दुख झेला है। मेरठ आपको मैं लिए चलता हूं। हमारे साथ सुनील शर्मा साहब हैं, जिनके बेटा और बेटी दोनों इस त्रासदी में चले गए। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ हुआ था और आपके बेटा बेटी के साथ क्या हुआ? आपने उनकी लाशें भी देखी, लेकिन आप उनके शरीर को भी वापस लाने में नाकाम रहे। जरा मेरे दर्शकों को बताइए आपके साथ क्या हुआ। हम 15 तारीख को रात को दर्शन करके 16 तारीख को उतरे हैं केदारनाथ जी से। तो केदारनाथ जी से आते हुए ये रामबाण तक हम पहुंच चुके थे 16 तारीख में। वहां पे आने के बाद काफी बरसात, काफी बिल्डिंगें ढहने लगी, सब ये होने लगा। हाँ जी। उसके बाद रास्ता देखने के लिए हम लोग पहाड़ी पे चढ़ गए। सभी लोग पहाड़ी से पार करने की कोशिश कर रहे थे कि एक झरना टूट चुका था, और झरने को पार करने के लिए आगे से हम पहाड़ी पे चढ़ गए थे। पहाड़ी के ऊपर एक झरना था, उस झरने के पास जाकर के हमारे पहले बेटी की तबीयत खराब हुई, उसके बाद फिर बेटे की तबीयत खराब हुई। तो वहां पे कोई भी सुविधा, जैसे हेलीकॉप्टर भी हमारे ऊपर से उड़ रहे थे, तो कोई भी हम हाथ चिल्लाते थे, चिल्लाते थे, बोलते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। किसी पिता के लिए सुनील शर्मा साहब इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसके जवान बेटा बेटी उसके सामने दम तोड़ रहे हो। बेटा और एक बेटी 22 साल की बेटी मेरे गोद में दम तोड़ रही है। हम हेल्प मांग रहे हैं, किसी से माचिस मांग रहे हैं, कोई माचिस देने तक को भी तैयार नहीं है। लोग वहां पे बीड़ी पी रहे हैं बैठे हुए। और कई लोगों से बोला कि इनको नीचे ले जाना है, जब तक तो उनकी डेथ भी नहीं हुई थी। हेल्प मांगी थी, कोई भी प्रशासन, कोई भी चीज वहां पे मौजूद नहीं थी कि वहां से कोई किसी को, बच्चे को उतार ले या कुछ कर ले या हमें कोई हेल्प कर दे। किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। जबकि 17 तारीख को रात को हम लोग वहां पहुंचे थे और 18 तारीख को सुबह को बेटी की डेथ हुई है। और
18 तारीख में कोई बरसात भी नहीं थी वहां पे, और 18 तारीख की रात को फिर पूरे दिन बैठे रहने के बावजूद फिर उसी कंडीशन में बेटे की डेथ रात को 9 बजे हुई है। फिर उनकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ करके हम दोबारा पहाड़ियों से उतरते हुए भैरव चट्टी के आसपास पहुंचे थे। आपने अपने सपने अपनी आंखों के आगे चकनाचूर होते देखे और बेटे और बेटी के पार्थिव शरीर को भी वहां छोड़ते हुए एक बाप का दर्द तो जो दिल है वो तो बिल्कुल करहा रहा होगा उस वक्त शर्मा साहब। मैंने पूरी तरफ से हर तरफ से मैं 2 रात वहां पे हमने गुजारी है, जबकि वहां कोई भी आदमी उस वक्त नहीं था कि हम उनको किसी भी वजह से लाएं और उनको ले जाएं, लेकिन कोई साधन कोई व्यवस्था हमको नहीं मिला। किसी ने मदद नहीं की आपकी? नहीं, किसी ने मदद नहीं की। बताइए क्या पूछना चाहते हैं मेरे से? हम सिर्फ आपका दर्द बांट सकते हैं सुनील शर्मा साहब, सवाल मेरे पास भी नहीं। हाँ जी। और वहाँ पे जब नीचे आए तो वहाँ कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने के लिए, नहीं गौरी कुंड है वो टूट चुका है, फला जितने भी ज्यादा चीजें वो ध्वस्त हो चुकी हैं, बिल्डिंगें ढह चुकी हैं, तो उसमें वहाँ पे भी 5-6 रात हमने काटी है नीचे भी। 18 तारीख के बाद 4-5 दिन नीचे वहाँ पे भी रहे हैं, जंगल चट्टी पे, भैरव चट्टी के आसपास भी नीचे, कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, कि आज निकल जाएंगे कल अपने बच्चों को ले जाएंगे, कभी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। आप इसे कुदरत का कहर मानते हैं, आप इसे सरकारों की नाकामी मानते हैं सुनील शर्मा साहब? वैसे तो ये प्राकृतिक आपदा है, कुदरत का कहर है, इसमें सरकार का या किसी भी आदमी का कोई दोष तो नहीं है, पर यह है कि हाँ थोड़ा सा जो लोग बचे थे वो और बच सकते थे अगर थोड़ी जल्दी कार्रवाई हो जाती तो। 18 तारीख में जो कार्रवाई 20-21 तारीख में हुई है वो 18 तारीख में अगर हो जाती तो जो लोग और भी फंसे हैं मरे हैं वो नहीं मरते थे। सुनील शर्मा साहब, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, आपने अपने जवान बेटे बेटी को खोया है। एक बेटा है हमारे साथ, आशीष मित्तल जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके माता पिता गायब हो गए हैं। और मित्तल साहब, आपने सुनील शर्मा साहब का दर्द देखा भी, सुना भी, आप समझ भी सकते होंगे। उन्होंने अपने जवान बेटे बेटी को गंवाया। हाँ, आपने अपने माता पिता, वो लापता हैं, उनका पता ही नहीं, आपने क्या पूरी उम्मीद छोड़ दी है? नहीं जी, हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ी और हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि जिस कंट्री में मैं रह रहा हूं मुझको अब बिल्कुल इस कंट्री से होप उठ चुकी है कि यहाँ पर तो गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करी पीपल्स को। जो हमारे लोग वहां पर और भी गए हुए हैं और वो कल बच करके आए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे 300 से 400 लोग राजस्थानी जंगल चट्टी में अभी भी फंसे हुए हैं, पर वहां पर गवर्नमेंट का कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा। वो लोग अपने बेस पे ही जान बचा करके आ रहे नीचे। गवर्नमेंट ने अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली और यहां से हम लोग उनको मैसेज दे रहे हैं तो वो फॉरवर्ड करने में 2 से 3 दिन लगा रहे हैं। आपका संपर्क कब टूटा था अपने माता पिता से? चल रहा है ये मित्तल साहब, आपका संपर्क कब टूटा? बात उनको 15 सर मैं बता रहा हूँ 15 मॉर्निंग हमारी लास्ट उनसे कम्युनिकेशन हुआ है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो वो कहां पर थे? 15 तारीख की सुबह, उस टाइम वो केदारनाथ के लिए राइज कर रहे थे, केदारनाथ के लिए स्टार्ट कर रहे थे वो लोग। और उसके बाद से कोई संपर्क नहीं? आपने और लोगों से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया? आपने और लोगों से भी जानकारी? बहुत से लोगों से संपर्क हुआ है, जो वापस आए उनसे मिली जानकारी के अकॉर्डिंग अभी भी वहां पे बहुत से लोग फंसे पड़े हैं, जिनको कोई भी मतलब रेस्क्यू किसी तरह की रिलीफ नहीं मिल पा रही उन लोगों को। और बहुत नेचर से तो बहुत कम लोग मरे हैं, ज्यादातर लोग भूख प्यास मौसम इन्हीं तरह से मर रहे हैं वहां पर। हमारे साथ अल्पेश, जानकारी होने के बावजूद। जी मित्तल साहब, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ अल्पेश सुजित्रा भी हैं, सूरत में बैठे हुए हैं, और इनकी जो माता जी है उनका देहांत हो गया है इस त्रासदी में। अल्पेश जी, क्या हुआ? यहाँ से 10 तारीख को मेरे माता पिताजी और हमारी सोसाइटी के 38 जन का ग्रुप 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे। वहाँ हरिद्वार से ये लोग यमुनोत्री गए, यमुनोत्री यात्रा पूरी करके उत्तरकाशी रुके थे, और उत्तरकाशी के लिए दूसरे दिन सुबह में ये लोग 4 बजे गंगोत्री जाने के लिए निकले। सुबह वहाँ से करीबन 8-10 किलोमीटर आगे गए। उसके बाद रास्ते में कोई बड़ा पत्थर है, उसकी वजह से पुलिस वालों ने उनको आगे नहीं जाने दिया,
फिर ये लोग 3-4 घंटा वहीं पर रुक गए। फिर ये लोग को ने सोचा कि आगे नहीं जा सकते, इसके लिए बोलते अगर दूसरे दिन रास्ता कंप्लीट होगा तो कल जाएंगे। फिर वो लोग होटल के वापस आ गए। फिर वहां पर उत्तरकाशी के आगे 4-5 किलोमीटर आगे शिवांजलि रिसोर्ट करके कोई होटल है, वहां पे जो टूर का मैनेजर था उसने वहीं पे उनका रहने का व्यवस्था किया हुआ था। ये लोग वहीं पे रुक गए। वहां करीबन ये लोग 4-5 दिन रुके। उसमें 2 दिन तक सब व्यवस्था बराबर थी और वहां पर मेरी मदर का अचानक तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन तक डॉक्टर वहां गांव के बाजू में कोई गांव था, वहां से डॉक्टर को बुलाया, लेकिन गांव में छोटा बड़ा डॉक्टर होने की वजह से उनके अच्छा नहीं हो पाया। इसके लिए उनको 18 तारीख को सुबह 7 बजे देहांत हो गया। क्या आप लोगों ने जो आपकी उत्तरकाशी आपका जो दल गया हुआ था उन्होंने और बेहतर डॉक्टरों की कोशिश नहीं की? वहां पर तो सरकारी अमला और तमाम लोग दावे कर रही है सरकार की हम इंतजाम कर रहे थे। नहीं, इंतजाम मतलब वहां पर इंतजाम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उत्तरकाशी के आगे जहां ये लोग रुके थे वहां 4-5 किलोमीटर का जो रास्ता है वहां रास्ता नदी बन गया था। इसके लिए ये लोग नहीं आगे जा सकते थे, नहीं पीछे जा सकते थे। कोई कांटेक्ट और दूसरा कोई हो नहीं पा रहा था। अब अभी आपको ऐसा लगता है अल्पेश जी कि अगर माता जी ना ही गई होती 4 धाम की यात्रा पर तो बेहतर होता? हाँ, मैं यही सोचता हूँ। ये मैंने गलती किया कि मैंने माता जी को 4 धाम की यात्रा पे भेजा, नहीं गई होती तो बहुत अच्छा होता। ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैंने आपको तमाम ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने अपनों को खोया है, अपनों को दम तोड़ते देखा है। एक बाप ने अपने बेटे और बेटी को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। हमारे साथ यहां पर अतुल और श्वेता नौटियाल हैं। इन्होंने अपने पिता को गुम होते हुए देखा है, अभी भी लापता हैं। छोटे भाई को मरते हुए देखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, खुशकिस्मत हैं कि वो बचकर निकल आए। और इसी में संजय प्रताप सिंह हैं और परमवीर हैं मेरे साथ। आपके साथ क्या हुआ था और आप बचकर कैसे निकल कर आ पाए? सर, एक्चुअली हम लोग 15 तारीख की शाम को बद्रीनाथ पहुंचे थे, तो वहां पे थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट ऐसा नहीं था कि काफी तेज बारिश हो रही हो। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग होटल देवलोक है GMBN वालों का, वहां पे रुके। सुबह मॉर्निंग में जब हम उठे तो काफी तेज बारिश हो रही थी। कितने लोग थे आप? हम 5 लोग थे जी। मैं, मेरी छोटी बेटी 1.5 साल की है और मेरी वाइफ एंड मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ और मेरा ड्राइवर, हम 5 लोग थे वहां पे। तो जब हम वहां पहुंचे तो सुबह जब मॉर्निंग में बहुत तेज बारिश हो रही थी तो पता लगा कि नीचे की जो जोशीमठ से लेके और जो बद्रीनाथ का रास्ता है वो पूरा ब्लॉकेज हो चुका है। सब में कंचनजंगा मतलब बह रही है और सारा रोड टूट चुके हैं वहां पे। कोई नहीं, हम लोगों ने भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। ऊपर कुछ ऐसा नहीं था कि ज्यादा प्रॉब्लम हो वहां पे रहने के लिए भी, और बाकी के कोई ऐसी पानी वानी भी कहीं नहीं आया था वहां पे। सुबह दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम जब लोग नीचे आए, हम मतलब होटल में आए, होटल में आने के बाद फिर हमने सोचा कि कम से कम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाए, कुछ पुलिस से जाके या इधर उधर कहीं करें इन्फॉर्मेशन ले। तो हम लोग पुलिस के पास गए, वहां पे पुलिस थाना है वहां पे। तो उन लोगों से हमने पूछा तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे हमको, कोई मतलब प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर रहे थे। ये बोल रहे थे अभी आप लोग जिंदा तो हो, मरे तो नहीं हो। एहसान कर रहे हैं। हाँ, एहसान कर रहे थे हमारे, मतलब कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई हमारे बच गए, खुश रहो आप, आराम से रहो। मैंने बोला मेरी 1.5 साल की बेटी है और मेरी जो वाइफ है उसको अस्थमैटिक प्रॉब्लम भी है और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी वहां पे, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं दिया मेरे को, ना उन्होंने अच्छे से डील किया, नहीं कुछ किया। तब मैं हार के फिर आर्मी कैंप पड़ता है वहां पे आगे चल के, मैं आर्मी कैंप में गया। तो वहां पे CO लोकेश कुमार है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन और मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि बहुत उन्होंने मेरे कोऑपरेट किया। सेना ने मदद की है और किसी ने नहीं, आर्मी ने मदद की मेरी। तो उनसे मैं मिला जाके, तो उनको मैंने पूरी चीज बताई, मैं सर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने क्या बताया, CO लोकेश ने आपको क्या बताया, ये बात हम करेंगे आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।